आपके घर में आपको क्या-क्या काम करना है, क्या-क्या राइट्स दिए गए हैं, ये तो आपके गार्जियन आपको बताते हैं। लेकिन आपके गार्जियन को आपके लिए क्या-क्या करना है, वो कौन बताता है? और अगर वो नहीं करते हैं पूरा, तो फिर क्या हो सकता है? सेम इसी तरह से हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं नागरिक के तौर पे। लेकिन जो हमारे देश का विधानमंडल है, हमारे देश की कार्यपालिका है, हमारी जो सरकार है, वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, अपने काम में वो सक्सेसफुल है, सफल है या अनसक्सेसफुल है, असफल है, इसकी जाँच हम कैसे करेंगे? तो जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय हमारे संविधान में एक क्लॉज़ ऐड किया गया, जो कि विधानमंडल और कार्यपालिका के काम को सही तरीके से चलने के लिए ज़रूरी था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पॉलिटिकल साइंस के लॉ का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं डीपीएसपी। अब इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा आयरलैंड। क्यों? क्योंकि आयरलैंड के ही संविधान से उसे उठाया गया है, मतलब लिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सोर्स क्या है, तो आपको बताना है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और वहाँ से लेके हमारे संविधान में इसे ऐड किया गया, संविधान के भाग 4 में। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? 36 से लेके 51 तक, यानी 36 से लेके 51 तक। अब ये शामिल तो कर लिया गया भाग 4 में, और आर्टिकल्स भी फिक्स हो गए 36 से 51। लेकिन इसको शामिल किया क्यों गया, ज़रूरत क्या थी और इससे फ़ायदा क्या है, ये सब जानना भी तो ज़रूरी है। तो पहले उससे पहले हमें ये ज़रूर जानना है कि ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो बेसिकली नीति निर्देशक तत्व एक तरह का ऑर्डर है, एक तरह का आदेश है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको ऑर्डर देते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, उसी तरह से समझिए कि ये एक तरह का ऑर्डर है, एक तरह के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, हम लोगों को सुविधा देने के लिए, नागरिकों को सुविधा देने के लिए, कि नागरिक अच्छे से अपनी लाइफ जी सकें। लेकिन अपनी लाइफ हम अच्छे से कब जी सकेंगे? जो हमने जो सरकार चुनी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेलेक्ट किया है, जो नेता हमने चुने हैं, वो जो है इन निर्देशों का पालन करके अच्छे से हमारे जो समाज है, हमारा जो राज्य है, उसको अच्छे से सुचारू रूप से ढंग से चला सकें। बस उन्हीं को निर्देश देने के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका एक लक्ष्य ही एक है, कल्याणकारी राज्य का स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याणकारी देश, कल्याणकारी मतलब सबका कल्याण हो। अब सबका कल्याण कब हो सकता है? जब देश में असमानता रहेगी, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो कल्याण कैसे होगा? तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारा विधानमंडल है, जो कार्यपालिका है, वो भी भेदभाव कुछ ना करे। ऐसा कोई भी काम करने से पहले उनको भी अपने लक्ष्य अच्छे से पता हो, कैसे करना है उन लक्ष्यों की प्राप्ति ये पता हो, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। तो नीति निर्देशक तत्व का अगर कोई उद्देश्य पूछे तो आपको क्या बताना है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से लोकतांत्रिक बनाना। लोकतांत्रिक मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब ये कैसे हो सकता है? तो चलिए हम आर्टिकल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाग 4 पे पहुंचिए और आर्टिकल में पहुंच जाइए 38 के 1 में। क्या है ये 38 का 1? तो नीति निर्देशक तत्व को ना पार्टीशन बांटना पड़ेगा आपको। सबसे पहला पार्ट जो है उसका है सामाजिक और आर्थिक न्याय, वो हमको देता है। कैसे सामाजिक आर्थिक न्याय देता है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 38(1) में, क्योंकि इसमें निर्देश दिया गया है, जो कि संविधान की प्रस्तावना में भी है, कि लोक कल्याण करते हुए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य है। और इसमें वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी के लिए दे, सभी के लिए सुनिश्चित करें। इसको जोड़ा गया 44 अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया, आय की असमानता को कम करना। क्या होता है आय की असमानता? क्या कि जैसे दो सेम लोग हैं, सेम कंपनी में सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को ज़्यादा सैलरी मिलती है, दूसरे को कम मिलती है। ये जो आय की असमानता है, इसको कम करना, ख़त्म करना, तभी हम जो है ना सभी सुविधा का, सभी अवसर का इक्वली फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये किस चीज़ से जुड़ा है? हमारे सोशल मैनेजमेंट, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही जो है ये राज्य को सही तरह से सुरक्षित करेगा, यही हमारी लोक व्यवस्था को ठीक करेगा, यही जो है राज्य में शांति स्थापित करेगा। अगर असमानता नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, अब सामाजिक व्यवस्था तो अच्छी हो गई अवसर, आय की असमानता ख़त्म करके। अब हमें ज़रूरी है लोगों को आर्थिक न्याय भी अच्छे से मिले। तो आर्थिक न्याय के लिए
क्लॉज ऐड किया गया अनुच्छेद 39 में। तो इसमें क्या है, आर्थिक न्याय मतलब सभी नागरिकों को जिंदगी जीने के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेल हो या फीमेल हो, पर्याप्त साधन दिया जाए, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। दो सेम लोगों को जिंदगी जीने के लिए सेम साधन दिया जाए, ना कि उसमें कोई भेदभाव किया जाए। जो भी उनको भौतिक संपदा या स्वामित्व जो भी मिल रहा है उसको सही ढंग से, वो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और स्त्री दोनों को मिलना चाहिए। और 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 39 का जो संशोधन किया गया उसमें ऐड किया गया बच्चों के सब्जेक्ट से रिलेटेड। बच्चों से रिलेटेड मतलब क्या, बच्चों का जो विकास है ना, बाल श्रम है, उसको रोकने के लिए। अब ये कैसे किया गया, तो इसमें आप एक केस लिख सकते हैं। ये केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु केस, जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने में काम और ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे वो संकट की स्थिति में आए। और इसीलिए और साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में आदेश दिया गया कि उनको शिक्षा पाने का पूरा अधिकार और अवसर दिया जाए। इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि जो इसके बाद आता है सामाजिक सुरक्षा संबंधी कौन कौन से तत्व ऐड किए गए हैं नीति निर्देशक तत्व में। तो सबसे पहले चलिए आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 कहता है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब ये उपेक्षा की जाती है कि राज्य ये करे कि किसी भी उद्योग में लगे हुए जो अंडरटेकिंग हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें भाग लेना सबका सुनिश्चित करे। फिर है 41 में है कि कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने सामर्थ्य, अपनी सीमा, अपना जैसे कोई झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य का जो भी सामर्थ्य है, जो भी उसकी सीमा है, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उनको बुढ़ापा हो, बीमारी हो, कोई भी जिनको शिक्षा नहीं मिली है उनके लिए भी काम की व्यवस्था की जाए, ऐसा राज्य का ये निर्देश दिया गया है। फिर आर्टिकल 42 में दिया गया काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं का उपबंध, मतलब जहाँ पे इंसान काम कर रहा है वहाँ पे उसके लिए दशा सही हो। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वीमेन है कहीं पर काम कर रही है तो उसके लिए प्रसूति सहायता गृह किया जाए, काम के लिए जगह जो है ना वो सही ऐसा बनाया जाए, ये राज्य को निर्देश दिया गया है। फिर 43 अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उसमें राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि जितने काम के हिसाब से उनके लिए सही दशा हो, उनको सही अवसर मिले, सही सैलरी मिले और साथ ही साथ उनके लिए कुटीर छोटे छोटे उद्योग को उनको बढ़ावा दिया जाए, बड़े बिजनेस की जगह छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। फिर है अनुच्छेद 46 जो कि कहता है कि समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाए। दुर्बल वर्ग कौन है, SC ST जो कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग जो है, उनको राज्य जो है वो अलग से उनको उनके हित के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जाति के हित के लिए, उनके प्रति जो अन्याय हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है उससे उनको संरक्षित करें। इसके बाद है अनुच्छेद 45 जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख में और शिक्षा का अवसर दिया जाए। इसमें आप केस लिख सकते हैं उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का। ये ऐतिहासिक निर्णय था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। राज्य का ये काम है कि वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे बिना पैसा के, क्योंकि शिक्षा पाना अधिकार क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके बाद है आर्टिकल 47 जो कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, मतलब राज्य को ये निर्देश दिया गया कि भाई तुम्हारा ये प्राथमिक कर्तव्य है कि न्यूट्रिशंस का लेवल हाई रखो अपने राज्य में, अपने लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए क्या क्या कर सकते हो, जो भी गलत दवाइयाँ उसको बंद करो, सही दवाइयों को अपने राज्य में दो, और जो भी नशे वाली चीज़ें हैं ना उस पर रोक लगाओ। ये सब किस में है, आर्टिकल 47 में है। और 47 से आगे चलते हैं हम, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 39 क जो कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, वो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि न्याय जो है वो सबके लिए हो। ये नहीं है कि न्याय में भी भेदभाव किया जाए, विधिक सहायता सबको मिले और जल्दी से जल्दी मिले। ये राज्य का कर्तव्य है कि कानूनी सहायता हर किसी को समय से रहते मिल जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। इसके बाद है अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत का संगठन करता है। ये सब समाज कल्याण से संबंधित निर्देशक तत्व हैं। और आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी भी जो है वो ग्राम पंचायत के गठन के लिए बहुत ज़्यादा पक्ष करते हैं। और फिर 73 अमेंडमेंट के द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पालिका को ऐड किया गया है DPSP में। तो इसमें क्या होता है, नीचे लेवल तक जाकर के, गांव के स्तर तक जाकर के वहाँ पर संगठन को, गांव को सही ढंग से चलाना ये पंचायत का काम हो जाता है। तो क्या होता है, काम बट जाता है इससे, तो आसान हो जाता है। फिर है सहकारी समिति का प्रोन्नत करना। ये 97 अमेंडमेंट द्वारा
43 ख जोड़ा गया है, जिसमें जो भी राज्य की सहकारी समिति है उसको बनाया जाए और उसके अंतर्गत लोगों को काम दिया जाए। फिर है अनुच्छेद 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जिसमें ये उपेक्षा की जाती है कि राज्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिक बेसिकली ये जो आर्टिकल 44 है ना, ये किस चीज़ पे आधारित है कि हम ऐसा एक समाज का निर्माण करें जो कि सभ्य हो, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो। जैसे कि आर्टिकल 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, पर आर्टिकल 44 जो है वो धर्म को सामाजिक और व्यक्तिगत विधि से अलग करता है। इसमें सरला मुदगल के मामले में ये न्यायालय ने निर्णय दिया कि दुख की बात है कि संसद ने समान सिविल संहिता को अभी तक लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। अगर एक समान सिविल संहिता विचारों के आधार पर मत भिन्नता को कर दिया जाए तो राष्ट्रीय एकता बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आर्टिकल 48 जिसमें कहा गया कृषि और पशुपालन के लिए सुधारने की कोशिश की जाए, गाय और बछड़ों और जो भी दुधारी जानवर है उनकी नस्ल को सुधारने की कोशिश करना राज्य का कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 48 में में पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम पर्यावरण की उपेक्षा कर देते हैं, जबकि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, वन्य जीव की रक्षा करे। इसमें MC मेहता बनाम भारत संघ का वाद है, जिसमें राज्य का कर्तव्य दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो सही कदम उठाए। इसके बाद है आर्टिकल 49, मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान और वस्तु का संरक्षण किया जाए। जो भी पुरानी ऐतिहासिक स्मारक है जहां हम लोग घूमने फिरने जाते हैं वहां पर किसी भी तरह का गंदगी ना फैले, साफ सफाई रहे और उसको कोई भी उसके किसी पार्ट को बेचे ना, किसी को डैमेज ना करे। ये सब आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाए। अगर न्यायपालिका में इंटरफेयर करेगा कार्यपालिका तो गलत हो जाएगा, और कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वरना इससे क्या होगा, जो लोक सेवा का काम हो रहा है वो गलत हो जाएगा। फिर आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की बात करता है, जिसमें राज्य के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध रहे, अंतर्राष्ट्रीय विधि की रिस्पेक्ट करें, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाएंगे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो रहा है उसमें मध्यस्थता करके उसको निपटारे की कोशिश की जाए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 36 से 51 तक तो ये सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ लिया। अब इसका और इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, तो बेसिकली ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसी सिर्फ घोषणा नहीं की गई है कि बस हमने लिख दिया है और ये सिर्फ एक घोषणा है, क्योंकि बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये तो सिर्फ घोषणा मात्र, फॉलो कोई नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक देश को सही तरीके से चलाने, लोकतांत्रिक देश जो है उसको कौन इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे बड़ी शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में, जनमत के हाथ में। तो अगर इस साल के बाद अगले साल इलेक्शन में किसी को जीतना है, चुनाव में जीतना है, तो इस साल के काम को जो किया है और जो नहीं किया उस सब की जवाबदेही किसकी होगी, सरकार की होगी। तो सरकार को ऐसे निर्देशों का पालन करना कंपलसरी है अगर उनको अगले साल फिर से सरकार बनानी है। तो बेसिकली नीति निर्देशक तो किसी भी प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल राइट से अलग नहीं है। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया वैसे सरकार का भी ये कर्तव्य दिया गया है। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार को क्या करना है, अपने अपने फैसिलिटीज़, अपने अपने साधन के अनुसार इन सारे निर्देश को पालन करना है, उसको लागू करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि इसके लिए काम कुछ नहीं हुआ है, लगातार इस पे काम चल ही रहा है। कुछ चीज़ें बची हुई जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असमानता जो थी देश में वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है वो उठ रहा है। कम बेकारी, बेरोजगारी जो है वो दूर हो रही है। समाजवाद की स्थापना, मतलब संसाधन का सही से सबको बंटवारा हो रहा है, सब चीज़ें सबको मिल रही हैं और सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है लगातार। कि क्या होता है, लेकिन बड़े स्तर पर काम को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। अब तो ग्राम पंचायत स्तर तक जो है वो सारे काम हो रहे हैं। तो अगर आपको नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड कोई कंक्लूजन लिखना होगा तो कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव कंक्लूजन लिखें, क्योंकि जो आपका निष्कर्ष होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव और सजेशंस के साथ होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। बाकी आर्टिकल्स तो सेम टू सेम हर स्टूडेंट लिखते हैं ना, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है वही आपको अलग करता है, आपके आंसर को अलग करता है। तो नीति निर्देशक तत्व को मैंने 3 केसेस के साथ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और भी क्लासेस की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ अभी इसकी क्लासेस का और भी लिंक मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को एक टॉपिक में ख़त्म करना मुश्किल है, तो मैं इसको और चीज़ों से कंपैरिजन करके और डीपली आपको क्लियर करूँगी। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स के थ्रू आपको नीति निर्देशक तत्व समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये क्लासेस कैसे लग रही है नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर अनुच्छेद या आर्टिकल्स याद नहीं होते, अगर आपको उसकी ट्रिक जाननी होगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। और आंसर राइटिंग का सही पैटर्न क्या होता है, अगर आपको
मेरी क्लासेस के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, मैं आपसे कीवर्ड सेलेक्ट करके आंसर राइटिंग का जो आंसर लेआउट कैसे तैयार करना ये भी आपको बता दूंगी। करना सिर्फ इतना है कि चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको जाकर ज़रूर देखिएगा विजिट करके। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे आपको वहाँ पे ढेर सारी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में।